गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू ऑन अवर यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ साइंस। सभी को जय श्री राम। तो जैसा कि हम फोर्थ चैप्टर पढ़ रहे थे और आज हमारी फोर्थ चैप्टर की सबसे लास्ट डेरिवेशन है, जो है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित आयताकार कुंडली पर कार्यरत परिणामी बल एवं बल आघूर्ण ज्ञात करना है। इस आयताकार कुंडली जो चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है, उस पर बल और बल आघूर्ण ज्ञात करना है। ये हमारी लास्ट डेरिवेशन है। इसके बाद जो भी पार्ट रहेगा वो ओनली थ्योरी का पार्ट रहेगा। अमीटर, निलंबित कुंडली, धारा मापी वगैरह, ये सब थ्योरी पार्ट रहेगा। ओनली लास्ट एंड फाइनल डेरिवेशन। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, आ जाते हैं हम डेरिवेशन पर। एक समान चुंबकीय क्षेत्र यानी चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का नॉर्थ पोल, वहां पर चुंबकीय क्षेत्र का साउथ पोल, यानी नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ कंटिन्यूसली चुंबकीय धाराएं जा रही है एक दिशा में, एक समान रूप से। तो ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। ओके, इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में ये आयताकार कुंडली पी क्यू आर एस स्थित है, जो क्या कर रही है, इसके साथ थीटा कोण बना रही है। किसके साथ? चुंबकीय क्षेत्र के साथ। ये कुंडली चुंबकीय क्षेत्र, ये हमारा बी सदिश चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, और ये जो है हमारी आयताकार कुंडली, इसके साथ थीटा कोण बना रही है, यहां पर भी और यहां पर भी। ये थोड़ा इसको हम सही कर देते हैं। यहां पर भी हमारा थीटा कोण बन रहा है। ये देखो, ये आयताकार कुंडली, यहां पर ये थीटा कोण बन रहा है हमारा चुंबकीय क्षेत्र का पी क्यू। थीटा कोण, ये इसको हमने क्या नाम दिया था? आर। ओके, यहां पर भी हमारा थीटा एंगल बन रहा है। आप अपनी कॉपी में डायग्राम सही से बना देना। ऐसा तो सही बना है, मेरा थोड़ा मिस्टेक है। ओके, है एकदम कम करेक्ट, केवल लाइन में थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो गई है। हाँ, तो इस आयताकार कुंडली में क्या हो रहा है, यहाँ से आई मान की धारा प्रवाहित हो रही है, यहाँ से ऊपर की तरफ, यहाँ से इधर, यहाँ से फिर वापस आई मान की धारा नीचे। ओके, अब इसमें क्या होगा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लगेगा। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कहां कहां पर लगेगा? चारों रेखाओं पर लगेगा। पी एस, पी क्यू, क्यू आर, ये थीटा है और ये आर है। थीटा ये एंगल है और आर ये भुजा का पॉइंट है, ये बात आप याद रखना। और एस आर, तीनों पर हमारा लगेगा ये नियम। ओके, तो सबसे पहले हम लगाते हैं यहां पर। ओके, अब धारा अगर ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है और चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक दूसरे के लंबवत है, तो अब बल भी लंबवत होगा। क्या कहते हैं हम कि धारा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और बल की दिशा तीनों एक दूसरे के लंबवत होती है। तो जब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस ओर है, बी सदिश इस बिंदु पर देख रहे हो, और धारा की दिशा ऊपर की ओर है, तो बल की दिशा इधर होगी, लंबवत, एफ। ओके, ये ज्यादा आप बड़ा नहीं बना के यहां तक भी बनाओगे तो भी चलेगा। यहां पर भी आप लिख सकते हो एफ। ये दिख रहा है ना आपको, यहाँ पर एफ सदिश, ये चुंबकीय, ये बल की दिशा, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और ये धारा की दिशा। इस बिंदु पर देखे तो ये हमारा क्या होगा, F1 मान लेते हैं इसको, हम F1 ही मानेंगे। अच्छा, हमने यहां से स्टार्ट किया, कोई बात नहीं, इसको हम F4 मान लेते हैं, चौथा बल। ओके, मैंने जो माना है सबसे पहले यहां पर माना है F1। ओके, तो इसमें कैसे होगा कि धारा की दिशा नीचे की ओर आ रही है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस ओर है, बी सदिश, धारा की दिशा नीचे की ओर है, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी, बल की दिशा भी इसके लंबवत होगी, तो बल की दिशा होगी नीचे की तरफ, एफ। ये कल की डेरिवेशन में भी हमने पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि जब नीचे की तरफ धारा जा रही है लंबवत भीतर की ओर या नीचे की, तो बल की दिशा कहाँ होगी, नीचे की ओर। कल हमने पढ़ा था ये डेरिवेशन एज इट इज। ये हमारा होगा F1। ओके, अब हम निकालेंगे हमारा F2, जो है हमारा यहाँ पर। किसी को भी आप ले सकते हो, बट मैं ले रहा हूँ उस हिसाब से लूंगे तो आपको भी सही पड़ेगा। ओके, तो यहां से हमारी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस ओर है, बी सदिश। ओके, तो हमारे बल की दिशा और धारा की दिशा इस ओर है, बल की दिशा होगी नीचे की तरफ, तीनों एक दूसरे के लंबवत हो गए। ये हो गई हमारी F2 सदिश। अब इस बिंदु पर हम निकालेंगे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो इस ओर है, हम जानते ही है, बी सदिश। ओके, और धारा की दिशा यहां से इस ओर है, तो लंबवत ऊपर की ओर होगी, F3 सदिश। सबके ऊपर सदिश लगा देना क्योंकि ये सदिश राशि है। तो हमारा डायग्राम कंप्लीट हो चुका है। इस बिंदु पर बल की दिशा, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये और धारा की दिशा ये, तीनों एक दूसरे के लंबवत। यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये, धारा की दिशा ये इस ओर, और बल की दिशा ऊपर की तरफ। इस बिंदु पर पी क्यू भुजा पर धारा की दिशा नीचे की तरफ,
बल की दिशा इस तरफ और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उस ओर। इस पर हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये धारा आई बी एफ, आई यानी धारा की दिशा नीचे की तरफ, बी इस ओर, और एफ यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा लंबवत इस ओर, सॉरी बल की दिशा इस ओर। ओके, तो यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, आप यहाँ पर रख कर देख सकते हो। तो हमारा डायग्राम कंप्लीट हो चुका है। अब हम करेंगे लैंग्वेज लिखेंगे, उसके बाद हम हमारी डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। हमें निकालना है बल एवं बल आघूर्ण। तो एक बार डायग्राम आप सही से बना लो। हाँ, तो अब हम हमारी लैंग्वेज लिख लेते हैं। ओके, वही कि माना पी क्यू आर एस एक आयताकार कुंडली है। पी क्यू आर एस आयताकार कुंडली है जिसे दो शक्तिशाली ध्रुवों एन तथा एस के मध्य रखा गया है। ओके, आयताकार कुंडली एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित है। एक समान विद्युत क्षेत्र है, वो मैं शो कर चुका हूँ डायग्राम में, जिसका तल चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाता है। ओके, वो भी मैं आपको बता चुका हूँ कि ऊपर वाला तल और नीचे वाला तल दोनों थीटा एंगल बना रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र के साथ। आयताकार कुंडली में चार भुजाएं क्रमशः पी क्यू, क्यू आर, आर एस तथा एस पी है, जिनकी लंबाई एल व बी है। एल तथा बी है, ये मैं आपको शो नहीं कर पाया हूं, तो आप लिख लेना डायग्राम में, नहीं तो मैं एक बार वापस आपको डायग्राम बना के बता दूंगा कि उसकी लंबाई और चौड़ाई भी आपको डायग्राम में बनानी है। देख लो एक बार अगर आपको समझ में आता है, वरना फिर बाद में तो मैं डायग्राम बनाने वाला हूँ। ये इसकी चौड़ाई है बी और ये इसकी लंबाई है एल। ओके, स्मॉल एल और स्मॉल बी, ये लंबाई और चौड़ाई है, बाद में बता दूंगा बट एक बार आप समझ लो। तो इसकी लंबाई और चौड़ाई है एल और बी। ओके, कुंडली में आई मान की धारा प्रवाहित हो रही है। आई मान की धारा प्रवाहित हो रही है जिससे इनकी भुजाओं पर फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से क्रमशः F1, F2, F3, F4 बल उत्पन्न होंगे। ओके, ये भी मैं बता चुका हूं कि चार बल उत्पन्न हो रहे हैं, F1, F2, F3 ऊपर की तरफ, F4 उस ओर। चार बल उत्पन्न हो रहे हैं किसकी वजह से? धारा प्रवाह के कारण, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लगा। ओके, तो हमारी लैंग्वेज कंप्लीट हो चुकी है, आप ये नोट कर दो। बहुत ही इजी लैंग्वेज लिखवाई है मैंने। हाँ, तो अब हम बल निकालेंगे, प्रत्येक भुजा पर हम अलग अलग बल निकालेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे क्यू आर भुजा और एस पी चालक भुजा पर फ्लेमिंग के बाएं हाथ से नियम से जो बल आरोपित हो। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम हम प्रूव कर चुके हैं, जो कि एफ इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा, जो मैं बता चुका था। उससे पहले मैं आपको डायग्राम बता देता हूँ कि ये हमारा डायग्राम था। ये यहाँ पर ये थीटा कोण बना रहा था और यहाँ पर थीटा कोण बन रहा था। तो यहाँ पर आप इसकी लंबाई ऐसे लिख लेना, स्मॉल एल, ये इसकी लंबाई हो जाएगी और ये इसकी हो जाएगी चौड़ाई। ओके, ये हमारा डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा इससे। तो अब हम आते हैं इस पर, तो क्या होता है नियम। ओके, लंबाई और चौड़ाई आप लिख लेना, इसके बाद हम बढ़ते आगे। एफ इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा, तो ये हमारा डायग्राम था। ये हमारी भुजाएं पी, क्यू, आर और एस। सबसे पहले हमने कौन सी भुजा ली है? क्यू आर। क्यू आर भुजा ली है। क्यू आर भुजा पर कौन सा बल था? F2। F2 था, तो यहां से आई एल बी साइन थीटा। ओके, समीकरण नंबर 1। यहां से आगे बढ़ते हैं। एसपी भुजा, एसपी एसपी भुजा। ओके, F3 बोलता है एसपी भुजा पर, ये नीचे की तरफ था। ओके, ये भी हमारे पास यही आएगा सेम, आई एल बी साइन थीटा। ओके, यहां तक आप नोट कर लो। इसको समीकरण 2 नाम दे देना। ओके, हाँ, तो यहां से हमारे पास एक निष्कर्ष निकलता है कि F2
वह F3 बल परिमाण में समान परंतु दिशा में विपरीत है, अतः एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे। जैसा कि मैंने आपको डायग्राम में बताया था, ये हमारा डायग्राम था। F2 बल कहां पर नीचे की ओर लग रहा था, ये था हमारा F2 बल। F3 बल यहां पर ऊपर की ओर लग रहा था। ये दोनों बल परिमाण में समान है, क्यों? क्योंकि इन पर चुंबकीय क्षेत्र भी समान है, इन पर धारा भी सेम प्रवाहित हो रही है, तो इन पर लगने वाला बल भी सेम ही होगा, समान ही होगा, क्योंकि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है। ओके, और यहाँ पर बल की दिशा विपरीत है, ये नीचे की तरफ जा रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। अब जैसे कि ये मार्कर है, मार्कर को मैं इधर से भी खींच रहा हूँ, इधर से, पर दोनों हाथ से मेरा सेम फोर्स लग रहा है, समान बल लग रहा है, तो मार्कर कहीं पर भी खिसकेगा नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों समान बल लग रहे हैं, ये इसको खींच रहा है, ये इसको खींच रहा है, दोनों समान है, तो मार्कर यहाँ पर स्टेबल रहेगा, क्योंकि दोनों बल तो समान है परंतु दिशा विपरीत है, इसलिए निरस्त कर देंगे एक दूसरे के प्रभाव को, और यहाँ पर कुंडली ऐसे की ऐसे एज इट इज स्थिर रहेगी। क्यों? क्योंकि बल दिशा में तो विपरीत है और परिमाण में समान है, तो ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, तो उसके बाद भी दोनों का परिमाण समान है, ताकत समान है, तो यहां पर ही खड़ी रहेगी कुंडली। ओके, तो ये निष्कर्ष आप नोट कर लो। इसके बाद हमारी बची हुई हम दो भुजाएं लेंगे, जो है PQ और RS। हाँ, तो अब हम लेंगे हमारी बची हुई दो भुजाएं, PQ चालक भुजा और RS चालक भुजा। ओके, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम आप जानते हैं क्या होता है हमारे पास, F इक्वल्स टू ILB साइन थीटा। ओके, तो PQ भुजा जो है हमारी, PQ, ये हमारा डायग्राम है, ये हमारी PQ भुजा, ये RS भुजा। PQ भुजा पर हमारा बल कौन सा लग रहा था, F1 बल, किस ओर, यहां इधर, और यहां पर हमारा बल लग रहा था इस ओर, ये हमारा बल था F4 F1, ये तो आपको पता ही है। ओके, तो यहां पर भी सेम टू सेम आ जाएगा, यहां पर जब फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लगेगा तो F4 इक्वल्स टू ILB साइन थीटा। RS फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से RS भुजा पर कार्यरत बल, और फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से PQ भुजा पर कार्यरत बल F1 इक्वल्स टू ILB साइन थीटा, F4 इक्वल्स टू ILB साइन थीटा। इसको समीकरण नहीं, इनको नहीं देंगे हम। अब ये यहाँ पर कुछ खेल होगा, यहाँ पर जो आपने समझ गया, यहाँ पर पीछे वाला कॉन्सेप्ट काम करेगा, अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो आपको सब माइंड में रिकॉल होगा। अब यहाँ पर जो हम डायग्राम बनाया था हमने, एक समान चुंबकीय क्षेत्र था। अब यहाँ पर जो ये PQ भुजा और RS भुजा थी, ये चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत थी। ये दोनों तो इनके साथ हमने थीटा एंगल क्यों लिखा, क्यों? क्योंकि ये इसके साथ थीटा कोण बना रही थी, ये वाली भुजा भी थीटा कोण बना रही थी, किसके साथ, चुंबकीय क्षेत्र के साथ। एक बार आपको सही से डायग्राम बड़ा बना के बता देता हूँ, ये हमारा डायग्राम। हाँ, तो अब यहां से मैं आपको बड़ा डायग्राम बना के बता देता हूँ। ओके, तो ये थी हमारी आयताकार कुंडली जिसका नाम था PQRS, इसकी चार भुजाएं थी। ओके, ये भुजा थी, यहाँ पर हमारे चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ से भी हमारा चुंबकीय क्षेत्र, ये दोनों भुजाएं क्या कर रही थी, चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बना रही थी, यहाँ पर भी थीटा और यहाँ पर भी थीटा। तो हमने वहां पर फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लगाया था, तब वहां पर ILB साइन थीटा लिखा, ओनली थीटा। क्यों? क्योंकि थीटा की वैल्यू हमको पता नहीं है और ये थीटा कोण ही बना रही है उसके साथ, इसलिए हमने साइन थीटा की जगह ओनली थीटा लिखा। पर ये जो PQ और RS भुजा है, ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र जा रहा है, ये PQ भुजा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। यहां से देख रहे हो, लंबवत होते हैं तो सबसे अधिकतम बल लगता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू साइन 90 आ जाएगी, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, ILB आ जाएगा। ओके, ये RS भुजा भी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, लंबवत है तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो यहाँ पर भी 90 डिग्री वैल्यू हम पुट करेंगे, तो यहाँ पर थीटा इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 90 डिग्री। ये दोनों भुजाएं क्या थी, चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बना रही थी, ये भी थीटा कोण बना रही थी, पर ये तो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, लंबवत है यानी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। थीटा इक्वल टू 90 डिग्री वहां पर भी और थीटा इक्वल टू 90 डिग्री यहाँ पर भी आएगा। ओके, समझ गए होंगे आप कि यहाँ पर थीटा 90 क्यों ले रहा हूं मैं। तो थीटा 90 की वैल्यू हम पुट करेंगे, और आप जानते हैं साइन थीटा की वैल्यू जब 90 होती है तो यहाँ से F1 ILB साइन
90, F4 इक्वल्स टू ILB साइन 90। ओके, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो F1 इक्वल्स टू ILB। ओके, F4 इक्वल्स टू ILB। ये हमारी समीकरण 3 और ये हमारी समीकरण 4। ओके, तो ये हम बल निकाल चुके, चारों आयताकार कुंडली की चारों भुजाओं पर बल हम निकाल चुके हैं। अब हम निकालेंगे बल आघूर्ण, तो यहां तक आप नोट कर दो। हाँ, तो अब हमारे आ जाते हैं हम निष्कर्ष पर कि F1 व F4 बल का परिमाण समान है किंतु दिशा विपरीत है। दिशा विपरीत कैसे है? जैसे कि यहाँ पर स्पेस है, तो ये है हमारी आयताकार कुंडली। F1 बल लग रहा है नीचे की तरफ, F4 बल लग रहा है हमारा ऊपर की तरफ। ये दोनों बल दिशा में विपरीत है, तो F1 तल के लंबवत नीचे तथा F4 तल के लंबवत ऊपर की ओर लग रहा है। इससे क्या होगा? इस पर बल आघूर्ण उत्पन्न होगा। ये ऊपर खींच रहा है, ये नीचे खींच रहा है, तो इससे क्या, ये ऊपर खींच रहा है, ये नीचे खींच रहा है, तो इससे क्या करेगी हमारी कुंडली, आयताकार कुंडली क्या करेगी? घूर्णन करने लगेगी। यहां से जैसे ये ऊपर खींच रहा है, तो ये इस भाग को ऐसे ऊपर लेके जाएगा, तो ये ऐसे, ये नीचे लेके जाएगा, फिर ये घूमने लगेगी, पूरी घूमने लगेगी। मैं इसको ऊपर खींच रहा हूँ, यहाँ से नीचे खींच रहा हूँ, तो ये ऐसे 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 आयताकार कुंडली घूर्णन करने लगेगी। किसके कारण? F1 और F4 बल के कारण। तो यहां से हम एक नोट लिख लेंगे कि पहला, F1 व F4 की क्रिया रेखा भिन्न भिन्न होने से, ये मिटा रहा हूं मैं, F1 व F4 की क्रिया रेखा भिन्न भिन्न होने से इस पर एक बल आघूर्ण आरोपित होगा। क्रिया रेखा अलग अलग है, उसके कारण बल भी अलग अलग लग रहे हैं। F4 ऊपर की तरफ और F1 नीचे की तरफ। आघूर्ण आरोपित अलग अलग होने से एक बल आघूर्ण आरोपित होगा, क्योंकि आयताकार कुंडली का परिणामी बल शून्य है। परिणामी बल तो शून्य है, और यहां पर भी दो बल लग रहे हैं, परिणामी बल एक ऊपर और एक नीचे से, वो दोनों बल निरस्त हो गए। तो F3 और F2, F1 और F4 के कारण क्या करेगी? आयताकार कुंडली घूर्णन करने लगेगी। सेकंड, बल आघूर्ण के कारण, वही पॉइंट है, बल आघूर्ण के कारण आयताकार कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करने लगेगी। ये हम सब जानते हैं कि जब भी किसी भी कुंडली पर या किसी भी धारावाही चालक पर कोई भी बल आघूर्ण आरोपित होता है, तो वो चालक या कुंडली घूर्णन करने लगती है। तो इस पर भी बल आघूर्ण आरोपित हुआ है, तो ये भी घूर्णन करने लगी। तो आज का हमारा वीडियो यही समाप्त होता है। आज हमने बल ज्ञात कर लिया आयताकार कुंडली का। नेक्स्ट वीडियो में हम आयताकार कुंडली का बल आघूर्ण ज्ञात करेंगे। तो ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ साइंस के साथ। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो आप कमेंट करो, हम आपको और अच्छे से समझाने का ट्राई करेंगे। तो ये नोट कर लेना। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसका बल आघूर्ण निकालना बाकी है, यहां तक लिख लेना। इसके नीचे से ही बल आघूर्ण का टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। ओके।